हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीनू साइंस वर्ल्ड में। अब तक हम सारी क्लासों के अंदर कोविड के बारे में पढ़ रहे थे। तो कोविड की एक पार्ट मैंने पूरा कर दिया, दूसरे पार्ट में मैं कोविड के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। कोविड-19 आपको पता है कि कोरोना वायरस का दूसरा नाम है। तो इसे सामान्य तौर पर कोविड-19 ही बोला जाता है। सबसे पहले चीन के वुहान शहर से देखा गया, जहां पर एक 0 पेशेंट देखा गया। 0 पेशेंट का मतलब क्या हुआ? 0 पेशेंट का मतलब हुआ एक महिला के रूप में। 0 पेशेंट का मतलब हुआ कि एक महिला कोरोना वायरस से पाई गई थी। ठीक है, उसके अंदर कोरोना वायरस पाया गया था। तो ये आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लें तो इस एग्जाम में यही बोलना है कि चीन का वुहान शहर था और वहां से ये कोरोना वायरस 0 पेशेंट के रूप में देखा गया था। ठीक है, चलिए थोड़े आगे चलता हूं मैं। कोविड-19 इसका मैं फुल फॉर्म बता देता हूं। को यानी कोरोना, कोरोना के हिसाब से, वी का मतलब वायरस, डी मतलब डिजीज यानी रोग, और 19 का मतलब 2019 में आया गया था। और ये वायरस किस हिसाब से बढ़ा? SARS-CoV-2 वायरस में। ठीक है, तो ये तो आपको पिछली वीडियो के अंदर मैंने बता दिया था। तो अब मैं बता देता हूं कोरोना की संरचना कैसे होती है। कोरोना की संरचना आपने पिक्चरों के अंदर देखी होगी, मतलब कहीं ना कहीं पिक्चर आते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं, इस टाइप के हिसाब से आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर एक ही प्रकार का तंतु पाया जाता है, एक ही रूप का तंतु, जिसे मैंने बताया था यहाँ डीएनए या फिर आरएनए के रूप में पाया जाता है। तो ये आरएनए एक प्रकार का रूप है, एक तंतु रूप होता है। ठीक है, इसमें केवल एक ही प्रकार का तंतु पाया जाता है, जैसे डीएनए में आरएनए मैंने आपको बताया था, तो इसमें पाया जाता है आरएनए। और ये जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? स्पाइक प्रोटीन। क्या है भैया? स्पाइक प्रोटीन है। ये जो आपको इसको एंटीना के जैसे दिख रहे हैं ना, ये क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, इतना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संक्रमण फैलता कैसे है? रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। ठीक है ना, जैसे किसी को कोरोना वायरस किसी को हो गया तो वो कैसे फैलता है एक स्वस्थ व्यक्ति में? चलिए कि ये एक प्रकार का अत्यधिक संक्रामक रोग है, यानी कि संक्रमित जल्दी होता है, जो किसी रोगी व्यक्ति या संक्रमित व्यक्ति की वस्तुओं से स्वस्थ व्यक्ति के मुंह या नाक में प्रवेश करता है, जिससे वह स्वस्थ व्यक्ति भी उस कोरोना वायरस से ये ग्रसित हो जाता है। तो इसका असर सबसे बड़े कहां पड़ता है? श्वसन तंत्र पर, और सबसे अत्यधिक प्रभाव कहां पड़ता है? फेफड़ों पर। ठीक है, तो ये तो आपने बिल्कुल सुना ही होगा कि कोरोना वायरस हो जाने के बाद में उस व्यक्ति के सबसे अत्यधिक फेफड़े खराब होते हैं, है ना फ्रेंड्स। चलिए थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस पाया जाता है तो उसके अंदर किस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं? उस रोगी व्यक्ति को संक्रमण होने के बाद में उसके श्वसन में तकलीफ होगी, यानी कि सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी, और फिर उसको जुकाम होगा, या गंध लेने की, उसमें गंध की, जिसमें गंध सूंघने की शक्ति होती है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, और संवेदना, उस मतलब गंध सूंघने की जो शक्ति होती है, यानी कि उसकी संवेदना होती है, वो बिल्कुल ही क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और खून के अंदर पाए जाने वाला O2 उसकी स्तर की कमी हो जाने पर भी उस व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस के संक्रमण पाए जाते हैं। तो जिस व्यक्ति को कोरोना वायरस हो गया है तो उसके अंदर ये पूरी की पूरी उसके अंदर लक्षण पाया जाता है, तभी उसे कोरोना वायरस का मरीज कहा जाता है। तो यदि आपके एग्जाम के क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए तो आपको यही पूछा जाएगा कि सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ता है? फेफड़ों पर। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति को सबसे अधिक किस पे प्रभाव पड़ता है? फेफड़ों पर। और मैं बता देता हूं कि आए दिन आपने न्यूज़पेपर के अंदर यहां देखा होगा कि घर में बैठे ही लोगों के कैसे कोरोना वायरस हो गया। घर में बैठे कोरोना वायरस तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, लेकिन उसका असर होने पर ही उसे कोरोना वायरस का व्यक्ति घोषित किया जाता है। कोरोना वायरस तो हर व्यक्ति को हुआ है, लेकिन इसकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग है, इसीलिए उस व्यक्ति के अंदर ये इस प्रकार के गुण नहीं पाए गए। और यदि किसी की इम्यूनिटी बिल्कुल कम है, इम्यूनिटी कम होने के कारण ये प्रकार के गुण दिखाई देते हैं, उस व्यक्ति के अंदर डॉक्टर द्वारा पूछताछ की जाती है, जिसमें ये जुकाम और सिर दर्द और ये जो सांस लेने में तकलीफ होती है, तब उसे डॉक्टर को पता चल जाता है इस व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस है।
तो घर बैठे व्यक्ति जिसको गंध लेने में जुकाम के कारण गंध की स्मेल नहीं ले पाते हैं, या फिर देखिए किसी मतलब उसके अंदर खून के अंदर O2 की कमी, इस तरह की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर ऑटोमेटिकली उसको कोरोना वायरस के अंदर संक्रमित व्यक्ति बोल देता है, जिससे वो कोरोना वायरस का संक्रमित व्यक्ति माना जाता है। तो अब मैं बता देता हूं कि यदि किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होकर के भी ये गुण नहीं दिखते हैं। कोरोना वायरस तो सबके अंदर उड़ता है, लेकिन उसकी इम्यूनिटी पावर है स्ट्रांग है, इसलिए उसके अंदर इस प्रकार के गुण, किसी प्रकार का गुण नहीं पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, और मैं बता देता हूं कि यदि किसी व्यक्ति को संक्रमण हो जाता है तो उससे सबसे ज्यादा किसका टीकाकरण किया जाता है? VCG का टीकाकरण किया जाता है। एग्जाम के अंदर किसी अंदर पूछा जाए तो आपको यही ध्यान रखना है कि संक्रमित व्यक्ति को सबसे अत्यधिक मतलब अभी तो कोरोना वायरस का टीकाकरण आ गया है, लेकिन उसके उस समय कौन सा टीका किया जाता था? VCG का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इतना लिखिए, थोड़ी और जानकारी देता हूँ। तो कोरोना वायरस का टीकाकरण आ गया है, लेकिन उसके उस समय कौन सा टीका किया जाता था? VCG का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इतना लिखिए, थोड़ी और जानकारी देता हूँ। फ्रांस के अंदर सबसे अधिक मौतें हुई क्यों हुई भैया? क्योंकि फ्रांस के अंदर कभी टीकाकरण नहीं हुआ। जब ये कोरोना वायरस फैल रहा था तो किसी प्रकार का टीकाकरण नहीं हुआ। भारत के अंदर फिर भी प्रभाव कम पड़ रहा था क्योंकि उसके अंदर VCG के टीके लग रहे थे, इस कारण। लेकिन फ्रांस के अंदर सबसे अधिक मौतें किस कारण हुई है? टीके नहीं लगे, इस कारण। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसका परीक्षण यानी कि कैसे पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस है, इसकी दो प्रकार की विधियां हैं। तो उस विधियों के अंदर पता चलता है कि कोरोना वायरस हुआ है या नहीं हुआ है। पहली विधि RT-PCR क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो सेकंड कौन सा है? रैपिड टेस्ट या ब्लड टेस्ट? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, ये तो क्या है? 8% की उसके अंदर पाए जाने वाली संक्रमण, जो उसको हाथों हाथ, उसको हैंड टू हैंड बता देता है। लेकिन जो सेकंड है रैपिड टेस्ट, इसमें ब्लड टेस्ट होता है। जिस ब्लड टेस्ट के अंदर क्या इस प्रकार का टेस्ट होता है, तो इसमें कैसे पता चलता है? उस व्यक्ति के रक्त के अंदर एंटीबॉडी IgG और IgM दो प्रकार के एंटीबॉडी होते हैं। जो कैसे होते हैं भैया? जो कि कैसे होते हैं? कोविड-19 उसके अंदर हो गया है तो ये इस प्रकार के आपको उसके बॉडी के अंदर इस प्रकार के दो प्रकार के एंटीबॉडी बताएंगे, जिससे पता चलता है कि उस व्यक्ति को कोरोना वायरस हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो ये परीक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है। तो आपको पता चले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो यही आंसर लिखना है कि इसमें एक प्रकार का जो परीक्षण है, तो उसमें कौन सा परीक्षण है? RT-PCR, जिससे आपको उसके अंदर पाए जाने वाला कोविड-19 वो आपको उसी समय उसी 8% के टाइम में आपको बता देगा कि उस व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस है या किस दूसरा वायरस है, उसकी जानकारी प्राप्त करा देता है। हमारे साथ जुड़े रहिए और ये लिखिए। अब बढ़ते हैं उपचार। लक्षणात्मक उपचार है जिसमें लक्षण दिखने पर उसका नॉर्मल इलाज कर दिया जाता है। जैसे कि उसको बुखार हो गया है तो उसको बुखार की दवाई देकर के, या जुकाम की, सिरदर्द की, जो मतलब सांस लेने की तकलीफ है तो उसकी जो भी लक्षण संबंधित उपचार होते हैं वो उपचार किया जाता है। फिर दोबारा इसके अंदर एक ये रोग होने पर हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन का उपचार भी किया गया था, जो एक प्रकार का मलेरिया का उपचार है। तो किसी व्यक्ति के अंदर हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन का भी उपचार किया गया, जिससे वो मरीज थोड़े उसके अंदर संक्रमित कम हुआ था। और उसके बाद में एक तो रेमडेसिविर, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा कि रेमडेसिविर होता। रेमडेसिविर के अंदर भी आपको उपचार किया गया, जो सबसे पहले बांग्लादेश के अंदर देखा गया था। इसके द्वारा भी इसका यूज करके संक्रमित व्यक्ति को अंदर ठीक किया गया था, लेकिन फिर भी थोड़ा असर पड़ा, लेकिन व्यक्ति के अंदर संक्रमित पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। फिर उसके बाद में इसके उपचार के लिए एक प्रकार का एंटीरेट्रीवायरस ड्रग्स था। तो वो ड्रग्स सामान्यतः एड्स रोगी को दी जाने वाली एक प्रकार का ड्रग्स था, जिसका भी यूज करके उसके अंदर व्यक्ति के अंदर कोरोना की संक्रमण को कम करने के लिए ये उपचार किया गया था। तो आपको बता देता हूं कि ये उपचार जयपुर के जब लोगों का उपचार चल रहा था तो उसमें कुछ डॉक्टरों को कोरोना का संक्रमण पाया गया था।
तो जिसमें ये कुछ डॉक्टरों को एक प्रकार का ये एंटी रेट्रोवायरस ड्रग्स दिया गया था, जिसमें जयपुर के एक अस्पताल में डॉक्टर्स इस रोग से क्या हो गया भैया, ठीक भी हुए थे। तो डॉक्टर्स ठीक भी हुए थे, अस्पताल में डॉक्टर्स ठीक भी हुए थे। तो मैंने आपको बता दिया है कि एक प्रकार का वायरस है जिसका इलाज सामान्यतः किया भी जा सकता है। तो यदि उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी अधिक है तो वो व्यक्ति बिल्कुल ही ठीक आराम से आसानी से हो जाता है। तो इसकी जो डॉक्टर्स थे उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही अच्छी थी, इसलिए वो संक्रमित जल्दी से ठीक हो गए। और मैं आपको बता देता हूं कि प्लाज्मा थेरेपी भी की गई। कोविड-19 के जो भी रोगी होते हैं उनको प्लाज्मा का उपचार करके, प्लाज्मा का प्रयोग करके उनको प्लाज्मा थेरेपी द्वारा भी ठीक किया गया था। लेकिन आज के दिनों में क्या हो रहा है इसकी जानकारी मैं भी देता हूं। तब तक वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चलिए ये लिखिए। जैसा कि आपको पता है कि भारत देश द्वारा एक वैक्सीन तैयार की गई है जिसका नाम है कोविशील्ड, है ना फ्रेंड्स। तो एक वैक्सीन और थी कोवैक्सीन, जिसका मतलब अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं मानी जा रही है, लेकिन जल्द ही इसकी मान्यता प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इस वैक्सीन की मान्यता प्राप्त करने के लिए इसके तीन स्टेज से गुजरना पड़ता है। ऐसी वैक्सीन बहुत सारी निकली गई, जिसमें फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज के बाद में इसकी थर्ड स्टेज में इसकी मान्यता प्राप्त नहीं हो पाई, इसलिए कई वैक्सीन इसके अंदर सफल नहीं हो पाई। लेकिन जो कोवैक्सीन या कोविशील्ड है, तो दो प्रकार की वैक्सीन ऐसी है जिसको 3 प्रकार के स्टेज से निकालने के बाद इसको मान्यता प्राप्त हुई है। तो मैं बता देता हूं कि भारत देश के अंदर इसके भी 3 स्टेज के अंदर अनुमति प्रदान की जाती है। 3 स्टेज में इसकी वैक्सीनेशन करके अनुमति दे देते हैं। तो मैं बता देता हूं कि पतंजलि ने भी एक प्रकार की वैक्सीन निकाली, जैसे कोरोनिल दवाई कहा गया था, जो कोरोना व्यक्ति को दी जाने वाली एक प्रकार की दवाई उत्पादित की गई थी। पतंजलि के नाम तो सुना ही होगा। बाबा रामदेव इसके सबसे बड़े जो बेचने वाले यही है, पतंजलि के जो मालिक है। मैं बता देता हूं कि आपने नाम सुना होगा, एक तो होम क्वारंटाइन, एक तो था होम क्वारंटाइन, दूसरा था आइसोलेशन। तो मैं बता देता हूं कि ये सब होता क्यों था। होम क्वारंटाइन जिसके अंदर क्या होता था कि घर के जिस व्यक्ति को सामान्य संक्रमण हो रखा है, तो हो सकता है कि वो घर के अंदर ही ठीक हो जाता था, इसीलिए सबसे ज्यादा किसके अंदर होम क्वारंटाइन की गई। उसके बाद में जो ज्यादा व्यक्ति आइसोलेशन में क्यों रखा गया, क्योंकि उसको सांस के अंदर तकलीफ होने लगी। बहुत ज्यादा तकलीफ होने के कारण उसके अंदर फेफड़ों के अंदर बहुत ज्यादा घातक संक्रमण ज्यादा फैल गया, इसीलिए उनको आइसोलेशन वार्ड में, कोविड के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जाता है। तो आपके अंदर ये भी क्वेश्चन है दिमाग के अंदर कि यदि किसी व्यक्ति को संक्रमित होने के बाद में उसको घर के अंदर अलग से क्यों रखा दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर सामान्य प्रकार के गुण पाए जाते हैं, इसी कारण उसको घर के अंदर ही ठीक किया जा सकता है। उसके रख रखाव के कारण उसको घर के अंदर ही ठीक किया जाता है, इसीलिए उसको होम क्वारंटाइन किया जाता था। दूसरी बात, आइसोलेशन में तो आपको पता ही है, यदि इस व्यक्ति को संक्रमण हो गया है तो उस व्यक्ति के अंदर ज्यादा संक्रमण के कारण ही उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं मानता हूं कि आपको कोविड-19 के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई है। अब हमारा कोविड का चैप्टर हो जाता है खत्म। और वीडियो को यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट के अंदर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।